27 तारीख को हम जंतर मंतर दिल्ली में बैठ रहे हैं। जब तक आप ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ को उनके संवैधानिक जो हक है उसके मुताबिक उनको आप सभी प्रकार का न्याय और उनकी हिस्सेदारी नहीं दोगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे बच्चे होनहार है, जो बच्चा ये सब आगे चल के आगे आया है और जंग लड़ रहा है, वो आपको दिखने में कॉकरोच लगता होगा, लेकिन वो कॉकरोच नहीं, वो टाइगर है। कोई अर्बन नक्सलिस्ट वगैरह नहीं है, और अगर ये टर्म लाई है तो आपने ही लाई है, और अगर ये चेहरा अगर आपने उनको दिया है तो आप ही ने दिया है। सभी मीडिया पर्सन्स का राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ओबीसी क्रांति दल और ओबीसी जनमोर्चा के माध्यम से हार्दिक स्वागत। और पहले मैं आपका आभार व्यक्त कर दूं, क्योंकि आप लोग हमारे जो भी मांगे हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाते हो। मैं प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पी से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। ओबीसी जनमोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, और ओबीसी क्रांति दल का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। मेरे बाजू में राइट साइड में बैठे हैं माजी मंत्री छत्तीसगढ़ से डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी। मेरे लेफ़्ट साइड में मुजफ्फर से शादाब भाई बैठे हैं, जो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं। मेरे और राइट साइड में जो बैठे हैं वो एडवोकेट प्रभाकरन जी है, जो तमिलनाडु से हैं। हमारे डॉक्टर अनिल कुमार नागबोज जी, ये हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मेरे बाजू में उधर अनिल जी के बाजू में एडवोकेट धनीराम बंजारे जी, जो छत्तीसगढ़ से है, और हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के कोऑर्डिनेटर संजय रामटेके जी। मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, साथ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय मुर्मू मैडम जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और हमारे जनगणना आयुक्त जो है मृत्युंजय कुमार जी, इनसे विनती के साथ में एक अल्टीमेटम भी देना चाहता हूं कि आपने ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करने का जो वचन दिया था उससे आप मुकर रहे हो। पब्लिक डिमांड पे या पॉपुलैरिटी के तौर पे, या आपको लगा कि शायद हम संविधान को न्याय देने वाले लोग हैं, संविधान के जो प्रावधान है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ को जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं उसको न्याय देने वाले हो। इसके तहत आपने संसद में ये बयान किया कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना हम करेंगे, और उसके मुताबिक आपने जो राजपत्र है वो भी प्रकाशित किया। लेकिन राजपत्र प्रकाशित करने के बाद में जो पूरे भारतवर्ष में जो जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ, उस पहले चरण में उस राजपत्र के जो 33 कॉलम है, उस 33 कॉलम में जो 12वां नंबर का कॉलम है, उसमें एससी, एसटी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, उसका प्रावधान है। लेकिन एससी, एसटी और इतर लिखा है, अन्य लिखा है। हमारी मांग ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में अगर कोई बीएलओ आता है या आके गया है तो उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा, मेरा सरनेम पूछा, मेरी जात पूछी, मेरी कैटेगरी पूछी, और मैंने बताया कि मैं रमेश कृष्णराव पी से तेली समाज को बिलोंग करता हूँ, ओबीसी का बंदा हूँ। लेकिन वहाँ ओबीसी का कॉलम नहीं होने से वहाँ एससी, एसटी जैसी जाति न्याय जनगणना ओबीसी की नहीं हो रही है। तो अगर वो ये जनगणना ही नहीं होंगी तो हम 60% अगर पूरे भारतवर्ष में हैं तो बजट कैसे बनेगा? क्योंकि जनगणना के आधार पे ही कोई प्रावधान बनता है, बजट बनता है। वर्तमान स्थिति में अगर देखें हम, तो आप एससी, एसटी की जाति न्याय जनगणना कर रहे हो और उनको न्याय भी दे रहे हो, और वो मिलना भी चाहिए। लेकिन 1931 के बाद में पहली बार अगर ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होने की संभावना थी, उस संभावना को भी आपने नकार दिया, क्योंकि वो कॉलम ही उस 12 नंबर के कॉलम में उसका अंतर्भाव नहीं है। और सभी ओबीसी संगठन, एससी, एसटी माइनॉरिटी जो मूल निवासी संघ है, ये सभी लोगों ने ओबीसी समवेत सभी प्रवर्गों की जाति न्याय जनगणना हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जो राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी का जो तत्व है, जो बाबा साहब ने, शाहू महाराज जी ने अपने विचारों में, कृति में अपनाया, और विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जिस पे अमल किया, उस पे वर्तमान सरकार और पिछली भी सरकारों ने सीधा सीधा उस पर धूल जमा दी। हमारा कहना है कि अगर आप ओबीसी की गिनती नहीं करोगे तो ओबीसी को आप उनका हिस्सा कैसे दोगे? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो बजट है, महाराष्ट्र के बजट में, सालाना बजट में एससी कैटेगरी को 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
शेड्यूल ट्राइब को 18,000 का प्रावधान है, उनको मिल रहा है और मिलना चाहिए, वो उनके संख्या के अनुपात में है। लेकिन ओबीसी को कितने मिलते हैं? 4,800 करोड़, जबकि 52% ओबीसी मंडल आयोग कहता है। वर्तमान में वो करीबन 60% है, ये हम मान के चलते। अगर मान के चलो कि उनके संख्या के अनुपात में अगर महाराष्ट्र का गवर्नमेंट उनको प्रावधान करता है तो कम से कम वो 1 लाख करोड़ का होना चाहिए, लेकिन उनको मिल रहे हैं 4,800 करोड़। तो उनके 95,000 करोड़ कौन खा रहा है? कुंभ मेले में जा रहे हैं, लाडली बहना में जा रहे हैं, या रास्ते पहले बनाओ बाद में तोड़ो बाद में और बनाओ, इसी में जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। ओबीसी का कोई वाली नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि साहब, आप जिस मागास वर्ग की बात करते हो, आप हमेशा कहते हो कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, मैं तेली समाज से हूं, तो रमेश पिसे भी तेली समाज से है, पिछड़े वर्ग से है और ओबीसी से है। अगर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब जो सवर्ण होकर मंडल आयोग लागू करते हैं और सबको न्याय देते हैं, आप तो ओबीसी हो, तो आपने ओबीसी के साथ में हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे फिर वो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, उनको भी उनके संख्या के अनुपात में न्याय देना चाहिए। इस मांग को लेके 26 तारीख को हमने आज़ाद मैदान में भी वो मांग रखी है, उसमें उपवर्गीकरण का भी मुद्दा है। और जो यूजीसी एक्ट 2026 जो लागू हुआ, जिस पे करणी सेना ने हरकत ली और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया, उसके अगेंस्ट भी हमारी आवाज़ है। छोटे राज्यों का निर्माण हो और विशेषकर पृथक विदर्भ का जो मसला है, उस पर भी हमारी मांग है। जो बुद्ध विहार गया का है, वो हमारे बुद्ध बांधवों को सौंपा जाए, वो भी हमारा मुद्दा है। स्वामीनाथन आयोग लागू हो, ये भी हमारा मुद्दा है। तो ये सभी मुद्दों को लेके हम 26 तारीख को आज़ाद मैदान में है, क्योंकि 26 जून ये आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज इनका जयंती दिवस है। और 27 तारीख को हम जंतर मंतर दिल्ली में बैठ रहे हैं इन्हीं मांगों को लेके। जब तक आप ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ को उनके संवैधानिक जो हक है उसके मुताबिक उनको आप सभी प्रकार का न्याय और उनकी हिस्सेदारी नहीं दोगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और आप किसी को खुश करने के लिए किसी के भी थाली में से अगर किसी को उठा के देंगे तो ये हमको मंजूर नहीं है। हमारे सभी ओबीसी, एससी, एसटी जो भाई है वो अपनी मांग मूल निवासी होने के नाते रख रहे हैं। और अगर मान के चलो कि मंडल आयोग है, काका कालेलकर आयोग है, स्वामीनाथन आयोग है, या फिर नचिपन आयोग है, इनकी अगर आप सही मानों में पूरे 100% अमल बजावनी करते हो तो हम मानेंगे कि आप सही में बाबा साहब को मानने वाले और हमारे छत्रपति शिवराय को मानने वाले, शाहू महाराज को मानने वाले, राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को मानने वाले आप सही में संविधानवादी हो। तो ये सब बातें लेके हम 26 को आज़ाद मैदान मुंबई में है और 27 को हम जंतर मंतर दिल्ली में है। 28 को हमारा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वहाँ एक विशेष बैठक भी है। जो भी समविचारी संगठन है, जो हक के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि महिला जो आपने वंदन बिल के नाम पे जो आपने जो बातें की, हाउस किसी ने बंद किया, आपने उसका विरोध किया, इसमें कोई उसके अगेंस्ट नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को अगर लगता है कि महिला वंदन बिल लागू होना चाहिए, 33% उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो रोका किसने? और उसको संसद में रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप सही मानों में महिला वर्ग के नुमाइंदे हो तो आपने वो तुरंत लागू कर देना चाहिए, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। और 33% की आपने 50% उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन वो देते वक्त उसमें भी एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, ओबीसी, इन महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में, चाहे फिर वो शिक्षा में हो, नौकरी में हो, प्रमोशन में हो, या आर्थिक आधार पे हो, या फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, ये सभी रिजर्वेशन आपने संख्या के अनुपात में देना चाहिए। मान्यवर कांशीराम कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मूल तत्व जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी का है। और पूरे भारतवर्ष को अभिमान, गर्व की बात है कि हम महात्मा फुले जी का द्विशताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो मैं सरकार को विनती करता हूँ, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो और राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आप सही कदम उठाइए, सबको न्याय दीजिए। आपने अगर सबको न्याय दिया तो आपको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने किसी से छिलवाड़ किया तो कॉकरोच पार्टी तो आपके पीछे लगी है, हम भी पीछे लगेंगे और आपको काम करना मुश्किल कर देंगे। आप 2019 में उस पद पे नहीं बैठोगे, ये आपको चेतावनी है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। सर एक सवाल था, क्या आप कॉकरोच पार्टी को आने वाले 16 तारीख को समर्थन देने के लिए संविधान चौक में आएंगे? देखिए, वो हमारे बंदे हैं,
हम तो ये आशा लेके बैठे कि भी कोई तो भी ये आवाज़ उठाने वाला है। हम बुज़ुर्गों की एक चिंता थी कि भाई यंगस्टर्स आगे नहीं आ रहे, लेकिन बड़े खुशी के साथ में मुझे आज ये एहसास हो रहा है। अभी एक हमारे संगठन का जो एक कैडर कैंप था, वहाँ से भी मैं आ रहा हूँ और वहाँ भी काफ़ी यंग लड़के थे, लड़कियाँ थी। इन्होंने ये ज़िम्मा अपने कंधों पे लिया, इसका हमें आनंद है। कॉकरोच पार्टी कोई गलत कदम नहीं उठा रही है। अगर आप पेपर लीक करते हो, बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते हो, कोई एक एग्ज़ाम अगर ठीक से आप ले नहीं सकते, तो आप सरकार में बैठ के ये तमाशा क्यों कर रहे हो? नहीं होता है, किसी दूसरे बंदे को दे दो। तो अभी तक शिक्षा मंत्री का अफसोस व्यक्त नहीं किया है। कितने सारे 40 से अधिक बच्चे जो है सुसाइड कर चुके हैं इस नतीजे से। नहीं, वो ये देख रहे हैं कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि इनके साथ में कौन कौन है। सवाल यह है कि कॉकरोच पार्टी ये प्रातिनिधिक पार्टी है, वो एक सोच है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो जो गलत व्यवस्था है उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो है, कॉकरोच को किसी गलत नजर से देख रहे हैं। कॉकरोच मींस हंस रहे हैं लोग। नहीं, कोई हंसने वाली बात नहीं है। लोग झाड़ू को भी हंसते थे, लेकिन झाड़ू तो लगाए ना। कॉकरोच भी आपको परेशान करेगा, कल चल के मधुमक्खी भी आपको कान में आके जब गुनगुनाएंगी और आई नौबत तो काटेंगी, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। ये बच्चों की आवाज़ है। जैसे व्यक्ति जो कॉकरोच कहते हैं पढ़े लिखे बच्चों, डजंट मैटर, दैट इज़ देयर लो कैटेगरी। किसी को ऐसा कहना वो उनके छोटेपन का प्रमाण है। हमारे बच्चे होनहार है। जो बच्चा ये सब आगे चल के आगे आया है और जंग लड़ रहा है, वो आपको दिखने में कॉकरोच लगता होगा, लेकिन वो कॉकरोच नहीं, वो टाइगर है। वो हमारी आने वाली कल की कॉकरोच कहा गया स्टूडेंट को, विक्के को, तो ये मतलब सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा आगे या कैसे? भुगतना ही पड़ेगा। आंदोलन हर जगह ऐसा नहीं। पर भी देखने को मिला। देखो, अगर आप सभी चीज़ों के बारे में कहते हो कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए, तो बच्चों को कॉकरोच कहना, उनको आप ये कह रहे हो कि भाई आप पकौड़े तलो, चाय बेचो, ये करो, ये उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। वो अभी व्यक्त हो रहे, ये आवाज़ और बढ़ेगी, और जितनी आवाज़ ताकत दिल्ली में आपको दिखी, उससे ज़्यादा पूना में दिखी, उससे ज़्यादा 16 तारीख को आपको संविधान चौक नागपुर में देखेंगे। हम सब उनके साथ में हैं। आरोप ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके वो यंगस्टर्स को भड़का रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इस पर क्या बोलेगा? क्यों नहीं करनी चाहिए बच्चों ने राजनीति, युवा वर्ग ने राजनीति? राजनीति हर पहलू को असर करती है। मैं तो कहता हूँ कि जो सोच रखने वाले बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, हमारी तो अभी उम्र ढलती उम्र है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन बच्चों को अपना भविष्य सुधारना है, वो अगर राजनीति की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें बुरी बात क्या है? ऑल टैलेंटेड, यंग एंड लॉजिकली प्रिपेयर्ड माइंड्स शुड कम अहेड एंड दे शुड फाइट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड आई सैल्यूट अभिजीत। ये अभी यंगस्टर बदलाव के रूप में आगे आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल, यानी बिल्कुल, उनको बिल्कुल। समझ में आ गया कि मतलब किस प्रकार से उनके साथ में खिलवाड़ होता है। बिल्कुल। एक दौर था मैडम कि उस वक्त जब हम कॉलेज में थे, जब विद्यापीठ के इलेक्शंस होते थे और डायरेक्टली ये बच्चे पॉलिटिक्स में आते थे, बीच में उन्होंने वो पूरी प्रोसेस ही बंद कर दी। फिर परिवारवाद आ गया, कोई लड़के फिर बाद में सामान्य व्यक्ति सामने नहीं आए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर बहता है, तो कहीं ना कहीं आदमी परेशान होने के बाद में आवाज़ उठाता है। मुझे लगता है कि अभिजीत और उनके साथी या उनके जैसी सोच रखने वाले जो मेरे साथ में भी बैठे हैं, वो अगर आवाज़ उठाते हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। ये लोकशाही के लिए और भारतीय संविधान के लिए बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि हर कदम बच्चों का और बुज़ुर्गों का अभी अगर आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो सही दिशा में है। लेकिन सर, आज हम देख रहे हैं कि देश में जो कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो युवा हो के जैसा, चाहे वो मीडिया हो, पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सरकार के खिलाफ जिसने बोला उसकी आवाज़ दबाई जाती है या उसकी वो प्रताड़ना की जाती है, और उसी के चलते हुए महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। इसके ऊपर आप क्या? बाबा साहब ने इस देश में लोकशाही प्रस्थापित करने के लिए संविधान दिया है, और संविधान में लोकशाही में जितना महत्व सत्ता पक्ष को है, उतना ही महत्व विपक्ष को है। लेकिन आज देखो, महाराष्ट्र में विपक्ष नहीं रहा, केंद्र में भी विपक्ष नहीं के बराबर है। अगर मान के चलो कि कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं रहा, तो मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती इस भारतवर्ष को ये नहीं है कि क्या हो रहा है, यहाँ विपक्ष ही नहीं है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट लॉस टू इंडियन डेमोक्रेसी। और अभी कोई अगर विपक्ष में नहीं है पार्लियामेंट में उतनी ताकत में, तो अगर ये बच्चे और बुजुर्ग और आम आदमी, पत्रकार है, आप लोग, ये अगर रास्ते पे उतर है, तो ये सबसे बड़ा विपक्ष है, ऐसा मेरा मानना है। सर, उनके सत्ता पक्ष के दिमाग में चल रहा है कि मतलब कांग्रेस पक्ष को भी पूरा खत्म करने, पूरे भारत भर से सत्ता पक्ष को अपने ही तरफ सब लोगों को खींचकर कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का उनका प्लान। इस पर क्या आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यू पीपल विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो, कांग्रेस खत्म नहीं हुई, वो बीजेपी में हो गई। वो ख़त्म कहाँ हो गई?
वो जो भी नहीं मान रहा और जो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा आगे चल के परेशान करेगा, उसको वो अपने खेमे में ले रहे। बीजेपी का पहले स्लोगन क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। अभी तो वो बीजेपी युक्त भारत हो रहा है। वो जितने भी कांग्रेस के बंदे हैं, बड़े बड़े, नाम लेना अच्छा नहीं है, आप सभी जानते हो, वो सभी बीजेपी पे जा रहे। कल चल के अगर बीजेपी बैकफुट पे गई और कांग्रेस या कोई अगर थर्ड अलायंस ये अगर थोड़ा सा उभर के आया तो ये सब इधर आएंगे। उनको कोई धर्म नहीं है, सत्ता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अभी आप देख रहे हो इधर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पूरी जो विधान परिषद है वो बिल्कुल बिन विरोध होनी चाहिए। यानी दूसरों के वक्त आपस के भाई बहन भी एक साथ लड़ते हैं, एक ही परिवार की दो लेडीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती है, और बाद में अगर हमारे बच्चे ने कोई थोड़ा सा फॉर्म भरा तो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमको राजेशाही नहीं चाहिए, हुकुमशाही नहीं चाहिए। मशीन काम कर देगा। बिल्कुल। और पत्रकार लोग अभी ज़्यादा जागरूक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी वो भी बात करने लग गए हैं। अभी आपने सर और एक सवाल था। बोलिए सर। आपने बोले कि पत्रकार लोग जागरूक हो रहे, लेकिन और भी एक नया शब्द आ रहा कि अर्बन नक्सली। इसने भी आवाज उठाया तो ये सीधा बोल रहे कि नहीं तुम देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये जो शब्द है इसका कैसे दिखता है आपको? इंटरनेशनल कोई अर्बन नक्सलिस्ट वगैरह नहीं है, और अगर ये टर्म लाई है तो आपने ही लाई है, और अगर ये चेहरा अगर आपने उनको दिया है तो आप ही ने दिया है। जो आदमी परेशान है वो रिएक्ट तो होंगे ही। आप उसको नक्सलिस्ट बोलिए या क्रांतिकारी बोलिए, भगत सिंह को फिर आप क्या बोलोगे? महात्मा गांधी को क्या बोलोगे? महात्मा गांधी ने भी तो असंतोष ही व्यक्त किया था ना, वो शांति के मार्ग था। भगत सिंह ने थोड़ा सा एग्रेसिवली किया, लेकिन थे तो वो देशभक्त थे। आप किसी को नक्सलिस्ट कहोगे तो उनको नक्सलिस्ट, अगर आपके टर्म में वो नक्सलिस्ट थे तो उनको उस ओहदे पे किसने बिठाया? उनका रूप किसने बिगाड़ा? सबसे बड़े नक्सलिस्ट इन बच्चों को नक्सलिस्ट कहने वाले हैं। यू आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यू आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड द पीएम ऑफ इंडिया। अभी आपने कहा महिला आरक्षण के मुद्दे पे कि पिक्चर बनानी है पूरी। मीडिया के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर छबीलाल रात्रे है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से एक एमएलए रहा हूँ और एक मिनिस्टर भी रहा हूँ मैं, और अभी मूल निवासी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। और अभी पूरे भारत में हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। सारे समाज के लोगों को हम एक कर रहे हैं। सभी पार्टी वालों को संगठित करके हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आपस में सामंजस्य बना करके। तो अभी हमारे डॉक्टर रमेश पिसे जी ने विस्तार से सारी बात बताई है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, बल्कि इनकी कही हुई बातों को मैं समर्थन करता हूं। और ये भी दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली है 27-28 तारीख को, तो उसमें हम लोग ये तमाम जो पार्टियां हैं हम आपस में मिला करके गठबंधन के साथ में हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और ये भी वर्तमान में जो पार्टी जिसकी सरकार है, अभी तो हमारे जैसे माननीय काशीराम साहब जी ने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है, भाजपा नागनाथ है, ये दोनों में जहर भरा हुआ है। तो ये लोग, हम देश के इस मूल निवासी जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हम लोगों का ये कभी कतई भला करने वाले नहीं हैं और हमें गुमराह में डाल करके हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। आज हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज हैं, लेकिन आज हमें आज भी प्रताड़ित हैं और जो अधिकार हमें मिलना चाहिए आज भी नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लोगों ने सोच बनाया है कि आपस में हमें मिल करके एक समझौता के साथ में हमें चुनाव लड़ना है और जो ब्राह्मणवादी शासन वर्ग की जो पार्टी है उसको हम पछाड़ना चाहते हैं।